हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत लू और टिंग के साथ होती है। ये दोनों ही सीक्रेट एजेंट होते हैं और किसी मिशन के पर्पज से शिप पर आए होते हैं, लेकिन इन दोनों को ही किसी ने ड्रग दे दिया होता है, जिसकी वजह से ये दोनों होश में नहीं होते। इसलिए ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये एक दूसरे की हेल्प करेंगे और दोबारा एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे। इवन फ्यूचर में एक दूसरे की आइडेंटिटी को जानने की भी कोशिश नहीं करेंगे। ये डील होने के बाद ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद कुछ महीने बीत जाते हैं। हमें टिंग को दिखाया जाता है। इसकी अभी डिलीवरी चल रही होती है, पर डिलीवरी के टाइम पर भी मैडम नूडल्स खा रही होती है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा पसंद थे। नूडल्स खाने के बाद ही वो डिलीवरी के लिए तैयार होती है और बेबी को पैदा करते ही ये तुरंत खड़ी हो जाती है, यानी कि उसे जरा भी पेन नहीं होता। ये देखकर डॉक्टर तो हैरान हो जाते हैं। ये तो पहली लड़की है जिसने इतनी आसानी से किसी बेबी को जन्म दे दिया। अपने बेबी को देखकर बोलती है, ये तो बिल्कुल अपने डैड की तरह दिखता है। कहानी 5 साल आगे चली जाती है। टिंग की एक शॉप होती है उसका बेटा कैश काउंटर को हैंडल कर रहा होता है। वो बिना कैलकुलेटर को यूज करे हुए कस्टमर को बता देता है कि उन्हें कितने पैसे पे करने हैं, क्योंकि शाओ का आईक्यू बहुत ही ज्यादा होता है। कस्टमर उसकी तारीफ करने लग जाते हैं, ये तो कितना जीनियस बच्चा है। शाओ अपनी मोम को बुलाने लग जाता है। जैसे ही टिंग आती है वो पूछती है क्या हुआ। शाओ बोलता है, मोम मैं थक चुका हूँ। टिंग बोलती है, ठीक है तुम खेलने जाओ, मैं यहाँ पर सारा काम हैंडल कर लूंगी। नेक्स्ट सीन में लू को दिखाया जाता है जो किसी ब्लाइंड डेट पर आया होता है। उसकी ब्लाइंड डेट बोलती है, दिखने में तो तुम अच्छे लगते हो, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि तुम बस एक मामूली से स्कूल टीचर हो। तुम बस महीने का $4,800 ही कमाते हो। दिखने में बैड लुकिंग नहीं हो, पर मैं अपने खर्चों को कम नहीं कर सकती। मैं सच बोलूँ तो तुम मेरे लायक नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कंसीडर कर सकती हूँ अगर तुम ब्राइट प्राइस में मुझे 2 मिलियन दे दो, और साथ ही साथ मुझे एक लग्जरी कार और घर भी चाहिए। अगर तुम्हें मेरी कंडीशन से प्रॉब्लम नहीं है तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अभी वहाँ पर शाहू आ जाता है और बोलता है, आंटी मुझे प्रॉब्लम है। आपको ये सारी शर्तें रखने से पहले एक बार अपनी शक्ल देख लेनी चाहिए थी कि आप अंकल के लायक हो भी या नहीं। उस लड़की को तो शाहू पर गुस्सा आने लग जाता है, बच्चे तुम यहाँ पर कहाँ से आ गए। लू से बोलता है, तुम गुस्सा मत हो और इस बच्चे की बातों पर जरा भी ध्यान मत दो। शाओ बोलता है, मैं स्टोर की ओनर का बेटा हूँ। वो लड़की बोलती है, मैंने सुना था इस शॉप की ओनर का बेटा स्कूल नहीं जाता और बहुत ही ज्यादा बदमाश भी है, तो वो तुम ही हो ना। लू से रोक कर बोलता है, तुम्हें एक बच्चे को नहीं मारना चाहिए। वो लड़की बोलती है, मैं तो बस इस बच्चे को सबक सिखा रही हूँ, वैसे इसका तुमसे क्या लेना देना है। शाओ तुरंत अपनी मोम को बुला देता है, मोम जल्दी से यहाँ पर आओ। टिंग वहाँ पर आकर बोलती है, कौन है जो मेरे बच्चे को बुली कर रहा है। और जैसे ही ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। टिंग सोचती है, ये हैंडसम सा बंदा कहाँ से आया है। लू भी सोच रहा होता है, मुझे ये लड़की जानी पहचानी क्यों लग रही है। तभी वो लड़की बोलने लग जाती है, इस बिना डैड वाले बच्चे को बोलो मुझसे माफी मांगे। टिंग बोलती है, तुम मेरे बच्चे के बारे में कुछ भी गलत सलत मत बोलो। वो लड़की बोलती है, तुम्हारे बच्चे ने मुझे लालची कहा है। टिंग बोलती है, तो मेरे बेटे ने क्या गलत कहा है। ये सुनकर लू भी हंसने लग जाता है। वो लड़की बोलती है, फिर तो मैंने भी सही कहा, ये बच्चा एकदम बदमाश है। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो सच बताओ, इस बच्चे का डैड कहाँ है। टिंग को तो गुस्सा आ जाता है, वो उस लड़की को मारने वाली थी, लेकिन तभी लू उसे रोक लेता है और बोलता है, इस बच्चे का डैड मैं हूँ। ये सुनकर तो ये दोनों ही लड़कियाँ शॉक हो जाती हैं। वो लड़की बोलती है, क्या कहा तुमने। लू बोलता है, सुनाई नहीं दिया क्या, ध्यान से सुन लो, इस बच्चे का डैड मैं हूँ और इस लड़की का हस्बैंड भी मैं हूँ। टिंग तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके साथ एक्टिंग करने लग जाती है जैसे कि वही उसकी वाइफ है। वो लड़की तो रोने लग जाती है, अगर तुम्हारी पहले से ही वाइफ थी तो तुम ब्लाइंड डेट पर मेरे साथ क्यों आए थे, तुमने मुझे धोखा दिया है। वो लड़की फिर से शाओ को सुनाने लग जाती है। टिंग को गुस्सा आता है तो उसे चाटा धर देती है। वो लड़की भी गुस्से में टिंग को चाटा लगाने वाली थी, लेकिन लू उसे रोक लेता है और बोलता है, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, इसलिए जो भी कर रही हो सोच समझ कर करो। टिंग तो लू से इम्प्रेस हो जाती है, ये लड़का कितना ज्यादा कूल है ना। लेकिन ये लड़की तो अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। लू को बोलती है, तुम हो कौन, क्या तुम इसके लिए हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन टिंग तुरंत लू को पीछे कर देती है और उस लड़की को बोलती है, अगर तुम्हें लड़ना है तो मुझसे लड़ो, और अपने बेटे को हथियार लाने के लिए बोलती है।
उसके बाद शाओ एक पंप लेकर आ जाता है। टिंग उसे बोलती है अगर तुमने मुझे या मेरे बच्चे को हाथ भी लगाया है ना, फिर देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। वो लड़की तो डर की मारी वहाँ से भाग ही जाती है। ये सब देखकर शेन को तो बहुत ज्यादा हंसी आ रही होती है। लू से बोलता है मैंने जो कुछ भी अभी कहा था ना, वो तुम्हें बचाने के लिए कहा था। मैं तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का फायदा नहीं उठाना चाहता था। टिंग बोलती है तुमने मुझे वाइफ कहा, इस बारे में बोल रहे हो क्या? लू हाँ बोल देता है। टिंग बोलती है लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ये सुनकर लू तो शौक हो जाता है। शाओ बोलता है अंकल मेरी वजह से आपकी ब्लाइंड डेट खराब हो गई, लेकिन मेरे पास आपके लिए उससे भी अच्छा ऑप्शन है। ये देखो मेरी मॉम बहुत ज्यादा सुंदर भी है और स्मार्ट भी है, क्यों ना आप मेरे डैड बन जाओ। टिंग अपने बेटे को बोलती है कोई भी आदमी मुझे तुम्हारे साथ एक्सेप्ट नहीं करेगा, भला कौन होगा जो ऐसी लड़की से शादी करेगा जिसका ऑलरेडी बच्चा है। लेकिन लू बोलता है मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर टिंग तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। शाओ बोलता है मेरी मॉम बहुत ज्यादा क्यूट है और मैं भी सुपर क्यूट हूँ, आप शादी करोगे और आपको साथ में एक मुफ्त मिल रहा है, देखो कितना अच्छा है ना। टिंग अपने बेटे को बोलती है तुम बाहर खेलने जाओ, तब तक मैं अंकल से बात करती हूँ। इसके बाद ये दोनों साथ में बैठते हैं। लू बोलता है पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ, मेरा नाम लू है और मैं एक एलिमेंट्री स्कूल टीचर हूँ। ये सुनकर टिंग सोचती है ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा क्लीन बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। लू से बोलता है मेरे बायोडाटा में तुम देख सकती हो मैं बस महीने का $4,800 ही कमाता हूँ। टिंग अपने मन में सोचती है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मेरे पास बहुत पैसे हैं, केवल ये तो मेरे घर में खाली भी बैठा रहेगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लू बोलता है मुझे मालूम है मेरे पास कोई भी खास चीज नहीं है। टिंग मन में सोच रही होती है तुम्हारा फेस इतना ज्यादा हैंडसम है, इससे खास और क्या चाहिए। और टिंग भी उसे अपने बारे में बताने लग जाती है मेरा अच्छा करियर तो है पर मेरे पास एक बच्चा भी है, अगर तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम तुरंत मैरिज सर्टिफिकेट लेने चल सकते हैं। लू पूछता है वैसे तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? बोलती है तुम्हें तो पता चल ही गया है ना मेरा बेटा कितना ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन मेरे बच्चे के पास उसका डैड नहीं है इसलिए उसे काफी ज्यादा सुनना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि मेरे बेटे को तुम पसंद आ गए हो, तो क्या अब तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? लू हाँ बोल देता है। नेक्स्ट सीन में टिंग अपना मैरिज सर्टिफिकेट लाकर अपने बेटे को दिखा देती है और उसका बेटा तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। टिंग बोलती है मुझसे ज्यादा तो तुम खुश हो मेरी शादी से। शाओ बोलता है मॉम मुझे ये डैड बहुत ज्यादा पसंद आए। टिंग पूछती है तुम्हें अपने डैड में ऐसा क्या पसंद आ गया? शाओ बोलता है वो तो मुझे नहीं मालूम, पर डैड मुझे जाने पहचाने लगते हैं जैसे मेरा उनका कोई रिश्ता हो। टिंग बोलती है मुझे मालूम है सारे हैंडसम लोग तुम्हें पसंद आ जाते हैं। इधर लू अपनी कार में आकर बैठ जाता है। उसका असिस्टेंट उससे पूछता है बॉस आपकी ब्लाइंड डेट कैसी गई? लू पूछता है क्या तुम्हें लव एंड फर्स्ट साइट पर बिलीव है? मुझे उस लड़की से पहली नजर का प्यार हो गया, इसलिए मैंने तुरंत ही उससे शादी कर ली। असिस्टेंट तो शौक हो जाता है बॉस आप तो कुछ ज्यादा ही फास्ट निकले। लू बोलता है इतने टाइम से मैं सिंगल हूँ और सारी लड़कियों की नजर मुझ पर ही रहती है, इसलिए मुझे अपनी एजेंट वाली आइडेंटिटी को छुपाने के लिए ये शादी करनी ही थी। वैसे वो लोग बहुत ही ज्यादा सिंपल लोग हैं, इसलिए तुम मुझे उनके सामने एक्सपोज मत करना। असिस्टेंट बोलता है बॉस आप ये लोग क्यों कह रहे हैं, क्या वो एक से ज्यादा हैं? लू उसका मुंह बंद कर बोलता है उसका एक बेटा भी है जो कि बहुत ही ज्यादा क्यूट है और ऊपर से सुपर स्मार्ट भी। असिस्टेंट बोलता है बॉस लगता है आप पागल हो गए हो, आप टॉप एजेंट हो और आपने एक मामूली सी लड़की से शादी कर ली जिसका एक बेटा भी है। लू को गुस्सा आ जाता है अभी माफी मांगो। असिस्टेंट सॉरी बोल देता है तो लू उसे मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है, नहीं इससे माफी मांगो। असिस्टेंट बोलता है सॉरी भाभी। बोलता है ये हुई ना बात, पर अगली बार से ऐसा कुछ मत बोलना। इधर टिंग अपनी शॉप में होती है तभी उसकी असिस्टेंट आकर उसे बताती है एक नया मिशन आया है। 2 महीने पहले चाइनीज हेirloom कलेक्टर का जेमस्टोन गुम हो गया था। आज रात होटल में एक एप्रिसिएशन पार्टी होने वाली है और वो तो सिर्फ दिखावा है, पर असल में तो वहाँ पर जेमस्टोन पर बोली लगने वाली है। हमारा मिशन ये है कि हमें उस ज्वेलरी को कैसे भी कर वापस लेकर आना है। बहुत ज्यादा हाई सिक्योरिटी है और आपके पास इतनी ज्यादा एबिलिटी है, आप बड़ी आसानी से वहाँ पर घुस जाएंगी।
यहाँ पर लू का असिस्टेंट भी उसे सेम मिशन के बारे में बता रहा होता है और साथ ही दोनों के असिस्टेंट अपने अपने बॉस को बताते हैं कि अपोजिट एजेंट की टीम को भी सेम मिशन मिला है। एक्चुअली में लू की एजेंट एजेंसी का नाम है नाइट रोज और टिंग की एजेंट एजेंसी का नाम स्विमिंग है। जिसके बाद लू और टिंग दोनों ही एक दूसरे से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि दोनों ही अपनी अपनी एजेंसी के टॉप एजेंट होते हैं। लू अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है, मुझे मेरे घर लेकर चलो। असिस्टेंट बोलता है, क्या होटल लेकर चलना है? लू बोलता है, नो, मुझे मेरी वाइफ के घर लेकर चलो, अब वही मेरा घर है। इसके बाद लू टिंग के घर पर आ जाता है, पर दोनों ही बहुत ज्यादा शर्मा रहे होते हैं। ये देखकर शाव बोलता है, लगता है आप दोनों अभी एक दूसरे से घुले मिले नहीं हो। और बोलता है, अंकल, क्या आज से मैं आपको डैड बुला सकता हूँ? लू हाँ बोल देता है। शाओ तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब उसके पास भी डैड था। भागते हुए वहाँ से जाने लगता है, तभी एक कांच का ग्लास उस पर गिरने वाला था। ये देख टिंग अपने बेटे को संभाल कर चलने के लिए बोलती है, लेकिन उतनी ही देर में लू उस गिलास को जाकर पकड़ लेता है। ये देखकर शाओ बोलता है, वाओ डैड। और टिंग तो शौक हो जाती है, ये सारी चीजें तो हम सीक्रेट एजेंट को आती है, क्या आप नॉर्मल इंसान भी ये सब करने लग गए? लू सोचता है, ये मैंने क्या कर दिया, कहीं मैं एक्सपोज ना हो जाऊं। इसलिए वो जल्दी से गिरने की एक्टिंग करता है, लेकिन कांच का ग्लास टूटने की वजह से उसके हाथ में चोट लग जाती है। साथ ही उसकी पैंट भी फट गई थी। टिंग उसके हाथ पर मेडिसिन लगा रही होती है, लेकिन लू तो बहुत ही ज्यादा अजीब फील कर रहा था क्योंकि उसने पैंट नहीं पहनी थी। तब बोलता, सॉरी डैड, मेरी गलती की वजह से आपको चोट लग गई। टिंग अपने बेटे को मेडिसिन लाने के लिए बोलती है और सोचती है, मैं लू के बारे में जैसा सोच रही थी वैसा नहीं है, ये बस एक मामूली सा इंसान है। लू बोलता है, मैं दवाई खुद लगा लूंगा। टिंग बोलती है, अब मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगी। ये सुनकर लू सोचता है, मुझे तो इससे ज्यादा चोट लगी है, पर पहले कभी किसी ने इतनी ज्यादा केयर नहीं की। और उसे बोलता है, थैंक यू वाइफ। टिंग बोलती है, अभी तुमने मुझे क्या कहा? लू बोलता है, मुझे माफ करना, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं दोबारा तुम्हें ऐसा नहीं कहूँगा। टिंग उसे चुप करा कर बोलती है, मुझे ये अच्छा लगा। और दोनों किस करने वाले थे। तभी वहाँ पर शाओ आ जाता है और पूछता है, मॉम डैड आप क्या बातें कर रहे थे? दोनों तो शर्माने लग जाते हैं। टिंग बोलती, लाओ तुम मुझे मेडिसिन का बॉक्स दे दो। शाओ बोलता है, डैड आपका कितना ज्यादा ब्लड बह गया है, क्यों ना हम हॉस्पिटल चले, अगर आपको ब्लड की जरूरत होगी तो मैं दे दूंगा। टिंग बोलती है, तुम्हारा ब्लड तो रेयर है, जरूरी थोड़ी है मिस्टर लू का ब्लड भी रेयर होगा। लू बताता है, मेरा ब्लड ग्रुप भी रेयर है। सोचने लग जाता है, शाओ 5 साल का है और 6 साल पहले मुझे भी किसी ने ड्रग दिया था, कहीं ये मेरा ही बेटा तो नहीं है। और शाओ को बोलता है, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, जाओ जाकर चेक करो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। शाओ फटाफट से चला जाता है। टिंग लू को बोलती है, तुम और शाओ कितनी ज्यादा क्लोज हो। उसे पूछता है, क्या तुम मुझे शाओ के डैड के बारे में बता सकती हो, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। टिंग सोचती है, वो भी मेरी तरह एक टॉप का एजेंट है, लेकिन मैं इसे सच नहीं बता सकती। मिस्टर लू एक ऑर्डिनरी सा पर्सन है, ये जानने के बाद वो डर जाएगा और रोने की एक्टिंग करने लग जाती है। वो मेरा चाइल्डहुड स्वीट हार्ट था, वो बहुत ही ज्यादा इनरिस्पॉन्सिबल था, वो मेरे साथ इंटीमेट होने के बाद भाग गया। मैं तुम्हें वादा करती हूँ उसके और मेरे बीच में अब कोई कांटेक्ट नहीं है और ना ही कभी फ्यूचर में होगा। तू सोचता है, ये तो कितनी ज्यादा बेचारी सिंगल मदर है, तो ये उस रात वाली एजेंट लड़की कैसे हो सकती है? लगता है ये सब बस एक इत्तेफाक है। इसके बाद लू टिंग से माफी मांगने लग जाता है, मुझे माफ करना, मुझे तुम्हारी पुरानी बुरी यादों को ताज़ा नहीं करना चाहिए था। टिंग खुश होकर बोलने लग जाती है, तुम कितने ज्यादा अच्छे हो ना। लू बोलता है, लेकिन अगर वो बंदा तुम्हारे पास वापस आ गया तो? टिंग बोलती है, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि वो बंदा मेरे लिए मर चुका है। और सोच रही होती है, अगर वो एजेंट मुझे दोबारा मिला ना तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। वैसे क्या तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है? लू बोलता है, मुझे तुम्हारी बातों पर पूरा यकीन है। टिंग बोलती है, तो क्या फिर हम कंटिन्यू करें तो हम करने जा रहे थे। ये बोलकर वो अपनी आंखें बंद कर उसे किस करने वाली थी, लेकिन लू तो वहाँ से भागने लग जाता है, मुझे अपनी पैंट पहननी है। टिंग के अरमान तो पानी में बह जाते हैं। उसके बाद टिंग लू को अपने रूम में लेकर आ जाती है और उसे बताती है, अब से ये हम दोनों का ही रूम है। वो वहाँ पर अपना लगेज रखने लग जाता है और सोच रहा होता है, पहले मुझे अपने मास्क को छुपा देना चाहिए। और लू टिंग को एक बैग उठा कर देता है, इसे तुम कहीं और रख दो।
तो डर जाती है क्योंकि उसी बैग में उसका मास्क रखा था। वो जल्दी से उससे अपना बैग छीनने लग जाती है, लेकिन इस चक्कर में दोनों के ही मास्क नीचे गिर जाते हैं। दोनों डर जाते हैं कहीं इन दोनों की असलियत खुल ना जाए। टिंग तो चिल्लाते हुए जल्दी से लू को पकड़ लेती है और उसे बोलती है यहाँ पर कॉकरोच है, और वो फिर पैर से अपने मास्क को टेबल के नीचे डाल देती है, जिस वजह से वो छुप जाता है। वो भी जल्दी से उठकर अपने मास्क को उठाकर बैग में डाल देता है और एक्टिंग करने लग जाता है। बताओ कॉकरोच कहाँ पर है? टिंग बोलती है हस्बैंड, लगता है कॉकरोच तो भाग गया है। तो पूछता है तुमने मुझे अभी क्या कहा? टिंग बोलती है हस्बैंड, और फिर से दोनों किस करने वाले थे, लेकिन तभी फिर से इन दोनों को शाओ की आने की आवाज आ जाती है। तो दोनों जल्दी से कुछ न कुछ काम करने की एक्टिंग करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर शाओ आकर बोलता है डैड आप यहाँ पर आज रहने के लिए आए हो तो आपको कुछ जरूरत की चीजें तो चाहिए होंगी ना, चलो हम साथ में शॉपिंग करने के लिए चलते हैं। जिसके बाद ये तीनों मिलकर सुपरमार्केट में आ जाते हैं। चाओ को यहाँ पर एक सुपर हीरो वाला टॉय बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है और वो लू को बोलता है डैड आप बिल्कुल इसी सुपर हीरो की तरह दिख रहे हो। वो हंसने लग जाता है, क्या सच में मैं ऐसा दिख रहा हूँ? तो फिर हम इस टॉय को खरीद लेते हैं। टिंग बोलती है तुम शाओ को इतना ज्यादा मत बिगाड़ो। लू बोलता आज हम पहली बार मिले हैं तो एक मीटिंग गिफ्ट तो बनता ही है, मैं इसके लिए मना नहीं कर सकता। अगर ये मुझसे नाराज हो गया और मुझे डैड मानने से मना कर दे तो? टिंग बोलती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि ये मुझसे ज्यादा तुम्हें पसंद करने लग गया है। शाओ बोलता डैड चलो हम और चीजें खरीदने चलते हैं। जैसे ये लोग शॉपिंग कर मॉल से बाहर आते हैं, शाओ बोलता है मुझे कपकेक खाना है। टिंग स्टोर वाले बंदे से पूछती है इसका प्राइस कितना है। वो बंदा तो टिंग को देखकर पहचान जाता है, तुम उसी शॉप की ओनर हो ना? मैं तुम्हें अपनी दुकान से कुछ नहीं देने वाला, तुम्हारी वजह से ही मेरे सारे कस्टमर गायब हो गए। बहुत ही कम लोग मेरी दुकान से सामान खरीदने आते हैं। टिंग बोलती है तुम अपनी कमियों का इल्जाम मुझ पर मत लगाओ, हम दोनों कॉम्पिटिटर हैं। लू से बोलता है गुस्सा मत करो। टिंग तो बड़े प्यार से बात करने लग जाती है, मुझे हमेशा गुस्सा नहीं आता। इसके बाद ये तीनों थोड़ा आगे आ जाते हैं। शाओ अभी भी बोल रहा होता है मुझे वही कपकेक खाना है। जिसके बाद लू इन दोनों को वेट करने के लिए बोलकर उसी दुकानदार के पास आता है और उसे बहुत सारे पैसे देकर कपकेक खरीद लेता है और वो कपकेक लाकर शाओ को दे देता है। शाओ तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। टिंग पूछती है तुमने उस दुकानदार को कैसे मनाया? लू बोलता है मैंने उसे समझाया, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया इसलिए उसने मुझे दे दिया। टिंग बोलती है तुम तो सच में बहुत ही अच्छे टीचर हो, और मन में सोचती है अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो उस दुकानदार की गर्दन पर चाकू रखती, उसे अपना कपकेक देना ही पड़ता। घर पर आने के बाद ये लोग डिनर कर रहे होते हैं। डिनर के बाद टिंग ड्रिंक करना चाहती थी लेकिन शाओ बोलता है मॉम आप ड्रिंक नहीं कर सकती हो, और अपने डैड को बोलता है आप ही मॉम को समझाओ ना। लू उसे बोलता है तुम्हें ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। टिंग बोलती है आज हमारी शादी का पहला दिन है और पहले दिन ही तुम मुझे रोक रहे हो। लू भी हाँ बोल देता है। शाओ बोलता है डैड अब आपको रिग्रेट होने वाला है। ये बोलकर वो जल्दी से रूम में भाग जाता है। थोड़ी सी पीने के बाद ही टिंग को तो चढ़ जाती है, इसलिए वो डांस करने लग जाती है और वो लू को हक करने लग जाती है तुम कितने ज्यादा अच्छे हो ना। वो गिरने वाली होती है, लू उसे पकड़ लेता है। टिंग उसकी मसल्स पर हाथ रखकर बोलती है क्या तुम्हें कुंफू भी आती है? लू सोचता है ऐसे तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। जिसके बाद वो गिरने की एक्टिंग करने लग जाता है और बोलता है मैं तो बहुत ही ज्यादा वीक हूँ और तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए अब से जिम जाऊंगा ताकि मैं तुम्हें उठा सकूं। टिंग बोलती है अगर ऐसी बात है तो चलो मैं तुम्हें उठा लेती हूँ, और वो लू को उठा लेती है। लू तो शॉक हो जाता है, इस लड़की ने मुझे कैसे उठा लिया। टिंग वहीं पर सो जाती है तो लू उसे उठाकर बेड पर लिटा देता है। लू भी जैसे ही शावर लेकर आता है तो वो भी बेड पर लेट जाता है। टिंग को जैसे ही होश आता है तो वो तो लू का गला पकड़ लेती है और वो भी उसे पंच मारने वाला था। एक्चुअली में ये दोनों ही सीक्रेट एजेंट है, इसलिए इन दोनों को ही हमेशा से सतर्क रहने की आदत है। और फिर वो जल्दी से टिंग को हक करने की एक्टिंग करने लग जाती है और सोच रही होती है अच्छा हुआ आज मैंने पिलो के नीचे चाकू नहीं रखा, नहीं तो आज मैं अपने इस नए ब्रांडेड हस्बैंड को मार ही डालती। लू उससे इस बारे में पूछने ही वाला था, लेकिन टिंग बात को घुमाने के लिए उसे किस कर लेती है और हैप्पी वेडिंग विश करती है। इसे ये कितना ज्यादा हैंडसम लगता है ना, ये सोचकर वो जल्दी से ब्लैंकेट के अंदर घुस जाती है
ताकि वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर पाए। नेक्स्ट डे जैसे ही ये दोनों उड़ते हैं तो ये लोग अपने मिशन के लिए तैयार हो रहे होते हैं और अपने कपड़ों में अलग अलग हथियार छुपा रहे होते हैं। इसके बाद ये दोनों एक होटल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर टिंग शेफ बनी की एक्टिंग कर रही होती है, शेन यहाँ का वेटर। लेकिन अचानक से ये दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और साथ में पूछने लग जाते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इसके बाद दोनों ही बहाना बनाने लग जाते हैं, फैमिली के लिए ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं इसलिए यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करने आए हैं। पार्टी के बीच में उसी जेमस्टोन की बिडिंग लगना स्टार्ट हो जाती है। तभी यहाँ पर हमारे दोनों सीक्रेट एजेंट आ जाते हैं, यानी कि टिंग और लू। एक्चुअली में दोनों ही अपनी एजेंसी की तरफ से उस जेमस्टोन को यहाँ पर लेने के लिए आए होते हैं। पार्ट्स को मारने के बाद ये लोग एक दूसरे से ही फाइट करने लग जाते हैं और जेमस्टोन को लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन लू उस जेमस्टोन को लेकर जल्दी से भाग जाता है। लेकिन टिंग जल्दी से उसकी आंखों में एक स्प्रे मारती है और उससे जेमस्टोन लेकर वहाँ से भाग जाती है। बाहर आने के बाद टिंग सोच रही होती है शाओ उसी सीक्रेट एजेंट का बेटा है, अगर उसे ये बात पता चल गई तो वो मेरे बेटे को मुझसे छीन लेगा, पर मैं उसे पता लगने ही नहीं दूंगी। तभी वहाँ पर लू आ जाता है, उसे देखकर वो जल्दी से जेमस्टोन को अपने बैग में छुपा लेती है और फिर एक्टिंग करने लग जाती है। अंदर दो लोग फाइट कर रहे थे इसलिए मैं डर की मारी बाहर भाग कर आ गई। लू बोलता है, अच्छा हुआ तुम एकदम ठीक हो। टिंग बोलती है, वैसे तुम्हारी आंखें लाल क्यों हो रखी हैं? लू बोलता है, भागते समय एक बंदे ने गलती से मेरी आंखों में ड्रिंक डाल दिया था। टिंग सोचती है ये पक्का झूठ बोल रहा है, जरूर ये अंदर की सिचुएशन को देखकर डर गया होगा। आखिरकार ये एक ऑर्डिनरी पर्सन है, लेकिन ये मुझे कंफर्ट करने के लिए ऐसे प्रिटेंड कर रहा है, इसे डर नहीं लगा। इन दोनों को याद आता है ये दोनों तो घर से बाहर है, तो घर पर शाओ का ध्यान कौन रख रहा होगा। टिंग बोलती है, मैंने अपनी फ्रेंड को 11 बजे तक उसका ध्यान रखने के लिए बोला था, लेकिन अब तो 11:30 हो गए हैं। जिसके बाद ये दोनों जल्दी से घर आ जाते हैं और शाओ को सॉरी बोलते हैं, माफ करना हम दोनों लेट हो गए। उसके बाद लू शाओ को सुला देता है। ये दोनों रूम से बाहर आते हैं। टिंग सोच रही होती है, मेरे बेटे को ये इतना ज्यादा पसंद है, इसलिए मुझे भी कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए हम दोनों के रिश्ते को और ज्यादा क्लोज करने के लिए। ये सोचकर वो उसे हक करने वाली होती है, लेकिन लू तो उससे दूर हो जाता है। टिंग बोलती है, तुम डर क्यों रहे हो, अब हम दोनों शादीशुदा हैं तो शर्माने की क्या जरूरत है। तभी टिंग को याद आता है उसने जेमस्टोन को अभी भी पॉकेट में रखा हुआ है और वो डर जाती है कहीं मेरा सच एक्सपोज ना हो जाए, इसलिए वो जल्दी से लू को किस कर देती है और फिर उसे रूम में भेजकर लॉक कर देती है और बोलती है, मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी, तुम रेस्ट करो, मैं भी रेस्ट करने जा रही हूँ। एक सीन में वो अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए आती है और उसे दिखाती है कि वो जेमस्टोन लेकर आ गई है। 6 साल पहले मैंने जिसके साथ नाइट स्पेंड की थी वो कोई और नहीं, टॉप का सीक्रेट एजेंट है। उससे मैं कल मिली थी और वही शाओ का डैड है। हमें कैसे भी कर उसे शाओ के बारे में पता नहीं लगने देना है। लू अपने असिस्टेंट के साथ होता है, वो बोल रहा होता है, मैंने जेमस्टोन ले लिया था पर वो स्विमिंग फिश मेरी आंखों में पेपर स्प्रे मार कर चली गई। असिस्टेंट बोलता, बॉस आप तो एजेंट हो ना, तो आप इतनी छोटी सी ट्रिक में कैसे फंस सकते हो। इधर टिंग के स्टोर में एक बंदा उससे पैसे मांगने के लिए आ जाता है, तुम्हारे स्टोर से मैंने कुछ खाना खाया था जिसकी वजह से मैं बीमार हो गया, इसलिए अब तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। टिंग उसे बोलती है, हमारे स्टोर के खाने में कोई भी खराबी नहीं है, इसलिए तुम हम पर झूठा इल्जाम लगाकर हमसे पैसे नहीं लूट सकते हो। तो बंदा बोलता है, अगर तुम लोग मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मारूंगा। लेकिन तभी टिंग की फ्रेंड बोलती है, अच्छा रहेगा तुम खुद यहाँ से चले जाओ। लू भी शाओ को स्कूल से पिक कर यहीं पर आ रहा होता है, उस आदमी का हाथ रोक देता है और टिंग की फ्रेंड शाओ को स्टोर के अंदर लेकर चली जाती है और उसके बाद लू उस बंदे पर चिल्लाता है, मैं इस ओनर का हस्बैंड हूँ, तुम्हें बात करनी है तो मुझसे करो, और उसे वहाँ से ले जाने लगता है। लेकिन टिंग उसे रोक लेती है, मैं इसे खुद हैंडल कर लूंगी। मन में सोच रही होती है, मिस्टर लू तो कितने ज्यादा वीक है, तो वो इस बंदे से कैसे फाइट कर पाएगा। लेकिन लू भी नहीं मानता, मैं इसे हैंडल करूंगा। उसके बाद दोनों ही उस आदमी को खींचे जा रहे होते हैं और वो दोनों ही उसका हाथ मोड़ देते हैं, जिसके बाद वो बंदा वॉशरूम का बहाना कर वहाँ से भाग जाता है। लू टिंग को बोलता है, अभी के लिए हमें इस आदमी को छोड़ देना चाहिए, लेकिन अकेले में आकर वो उस आदमी को पकड़ लेता है, उसे वॉर्न करता है, दोबारा मेरी वाइफ को परेशान मत करना। वो डर की मारी वहाँ से जाने लगता है, पर रास्ते में उसे टिंग मिल जाती है। वो भी उसे वॉर्न करती है, तुम दोबारा मेरे हस्बैंड को परेशान मत करना।
नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। इन दोनों से मार खाने के बाद ये बंदा यहाँ से भागने लग जाता है। सोच रहा होता है ये दोनों मियाँ बीवी पागल हैं। इसके बाद ये दोनों घर की तरफ जा रहे होते हैं। टिंग लू को देखकर पूछती है तुम कहाँ पर गए थे? लू बोलता है मैं तो सामान खरीदने गया था, वैसे तुम? टिंग बोलती है मैं तो कचरा फेंकने गई थी। इसके बाद दोनों साथ में घर आ जाते हैं। बाद में ये दोनों एक ही बेड पर लेटे हुए होते हैं। टिंग के दिमाग में तो खुराफाती चल रही होती है। अभी तक हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ, लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। इसके बाद दोनों ही किस करने वाले थे, लेकिन तभी यहाँ पर बीच में शाह आ जाता है और बोलता है मोहम डैड आज मैं आप लोगों के साथ ही सोऊंगा। लेकिन ये दोनों नहीं मानते और अपने बेटे को रूम से बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट डे लू अपनी जॉब के लिए जा रहा होता है। तभी टिंग उसे बताती है आज मेरी क्लास रीयूनियन पार्टी है, किसी पार्टनर के साथ जाना है तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? लू हाँ बोल देता है। टिंग बोलती है तो शाम 8 बजे तक होटल में पहुँच जाना और भूलना मत। के बाद लू अपने मिशन के लिए गया होता है। वो अपने असिस्टेंट को अरेंजमेंट करने के लिए बोलता है, उसे समझा देता है मेरी वाइफ को कोई भी बुली नहीं करे। इधर टिंग अपने बेटे को लेकर क्लास यूनियन पार्टी में आई होती है और उसके क्लासमेट तो उसकी बेइज्जती करने लग जाते हैं। तुमने अभी तक शादी नहीं की फिर भी तुम्हारे पास बच्चा है, और टिंग को गरीब समझकर उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। लेकिन टिंग को गुस्सा आ जाता है इसलिए वो उन्हें चाटा लगा देती है, तो वो लोगों से और भी ज्यादा परेशान करने लग जाते हैं। लेकिन तभी लू इस होटल का ओनर बनकर पहुँच जाता है। जो भी क्लासमेट उसकी वाइफ को परेशान कर रहे थे उन सभी को सबक सिखाता है, जिसके बाद टिंग की क्लासमेट्स उससे माफी मांगने लग जाती हैं। टिंग तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपने पति से पूछती है ये सब क्या चल रहा था। लू अपने असिस्टेंट को आगे कर बोलता है एक्चुअली मैं इस होटल का ओनर मैं नहीं, मेरा दोस्त है। मैं तो बस इसकी जगह लेकर एक्टिंग कर रहा था ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। टिंग बोलती है तुमने तो बहुत ही बढ़िया एक्टिंग करी, मुझे भी तुम्हारी बात पर एक पल के लिए यकीन हो गया था। इसके बाद लू अपने असिस्टेंट को बाय कर वहाँ से भगा देता है और अपनी वाइफ के साथ घर आ जाता है। यहाँ पर टिंग फिर से लू के क्लोज आने लग जाती है और उसे बोलती है क्यों ना हम अपने रिश्ते को एक कदम और आगे बढ़ाएं। लेकिन लू उसे दूर कर देता है और बोलता है अभी इतनी भी जल्दी क्या है। नेक्स्ट डे टिंग अपनी फ्रेंड को इस बारे में बता रही होती है उस लू में कुछ तो गड़बड़ है, आखिरकार वो मेरे क्लोज क्यों नहीं होना चाहता है। उसकी फ्रेंड बोलती है तुम्हें उसका टेस्ट करना पड़ेगा, क्या उसे बीमारी है या फिर वो किसी और टाइप का है। दूसरी तरफ लू भी इस बारे में अपने असिस्टेंट को बता रहा होता है। असिस्टेंट बोलता है बॉस आपकी वाइफ आपको सामने से हिंट दे रही थी फिर भी आपने कुछ नहीं किया, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपका रिश्ता कैसे चलेगा। लू बोलता है कल के मिशन की वजह से मुझे जो चोट लगी थी अगर वो देख लेती तो मैं उसे क्या बताता। उसकी नजरों में मैं बस एक नॉर्मल सा टीचर हूँ तो भला मुझे चोट कैसे लग सकती है। असिस्टेंट बोलता बॉस आप कुछ भी बहाना बना सकते थे। सीन में लू घर पर होता है और टिंग ने उसके लिए बहुत सारे मजे के खाने बनाए होते हैं क्योंकि उसे लग रहा था लू अगर बीमार है तो उसकी बीमारी को तो ठीक करना पड़ेगा। लेकिन लू इन घास फूस को खाना नहीं चाहता था। टिंग बोलती है एक भी खाना बचना नहीं चाहिए और किचन में जाकर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाती है, जिसे सुनकर लू तो डर जाता है और बेचारे को ये घास फूस खाना पड़ता है। रात में लू अपने रूम में बैठकर बुक पढ़ रहा होता है, तभी टिंग टॉवल पहन कर आ जाती है। सोच रही होती है अब तो ये कंट्रोल नहीं कर पाएगा, लेकिन लू बोलता है तुम्हें ठंड लग जाएगी जल्दी से अपने कपड़े पहन लो। और टिंग तो उसे जल्दी से आकर हग कर लेती है और बोलती है अब तो हम शादीशुदा हैं तो तुम मुझे बार बार दूर क्यों कर देते हो। लेकिन लू नहीं मानता और उसे बोलता है तुम यहाँ पर सो जाओ मैं दूसरे रूम में जाकर सो जाऊंगा। ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन टिंग तो लू के बारे में कुछ और ही सोचने लग जाती है। नेक्स्ट डे वो अपनी दोस्त को बताती है लू एक स्ट्रेट मैन नहीं है बल्कि वो तो मेरी सिस्टर है। उसकी दोस्त पूछती है तुम्हें ये बात कैसे पता चली। वो बोलती है अभी तक उसने मुझे टच नहीं किया और ना ही वो किसी लड़की में इंटरेस्टेड है। इसके अलावा और क्या रीजन हो सकता है, पक्का वो गे है। इसकी फ्रेंड को बॉस की तरफ से मैसेज आ जाता है। वो उसे जेमस्टोन देकर बताती है कि हमें इसे एड्रेस पर पहुंचाना होगा। टिंग बोलती है मैं इतनी ज्यादा अपसेट हूँ फिर भी मुझे ये काम करना पड़ेगा। दूसरी तरफ लू अपने असिस्टेंट के साथ होता है। असिस्टेंट बोलता है बॉस आपको अपनी वाइफ के साथ थोड़ा जेंटल बिहेव करना चाहिए। लू बोलता है तुम मुझे मत सिखाओ। तभी असिस्टेंट बताता है आज वही फीमेल एजेंट इस एड्रेस पर उस जेमस्टोन को देने के लिए जाने वाली है।
तो बॉस ये हमारे पास अच्छा मौका है उसे जेमस्टोन वापस लेने का। तो उससे आइडिया लेने लग जाता है। तो मुझे बताओ मैं तुम्हारी भाभी को मनाने के लिए क्या करूं? असिस्टेंट बोलता है लड़कियों को ज्वेलरी पसंद होती है तो क्यों ना आप अपनी वाइफ के लिए रिंग खरीद लो। जिसके बाद लू एक ज्वेलरी स्टोर से अपनी वाइफ के लिए रिंग खरीद लेता है। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचता है वो टिंग को देख कर डरने लग जाता है, इसलिए फटाफट वो रिंग टिंग के बैग में डाल देता है। सोच रहा होता है ये अच्छा मौका नहीं है गिफ्ट देने का, और टिंग को पूछता है क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो? टिंग उसको देखकर सोचती है ये कितना ज्यादा हैंडसम है, ऊपर से इसके मसल्स भी हैं, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा ये सिस्टर है। ये बोलती है कोई बात नहीं, मैं फिर भी तुमसे नफरत नहीं करूंगी। मेरा बेटा तुम्हें इतना ज्यादा पसंद जो करता है और ऊपर से तुम अच्छे इंसान भी हो, इसलिए मैं इससे कभी डिवोर्स नहीं लूंगी। हम हमेशा इस शादी में रह सकते हैं। उसे बोलती है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे सीक्रेट को सीक्रेट ही रखूंगी। तू उसे बोलता है मैंने तुम्हें कहा था ना ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन टिंग को फिर भी यकीन नहीं हो रहा होता। लू उसे बोलता है मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ। टिंग बोलती है अगर तुम मुझे सच में पसंद करते हो तो मेरे क्लोज आने से भागते क्यों हो? लू बोलता है क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा सिंपल हूँ और यही मेरी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं चाहता हूँ इस बात का ख्याल तुम रखो। ये सुनकर टिंग तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्या तुम सच कह रहे हो? और जल्दी से इसके लिए वाइन लेकर आ जाती है और बोलती है जड़ी बूटियों वाली वाइन है, अगर इसे तुम रोज पियोगे ना तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। बेचारे को जबरदस्ती वो वाली वाइन पीनी पड़ती है। नेक्स्ट डे लू अपनी वाइफ को बताता है मैं बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा हूँ। टिंग बोलती है इस हफ्ते मैं भी बहुत ज्यादा बिजी रहने वाली हूँ। तो उसे अपना कार्ड देकर बोलता है ये मेरी सेविंग्स है, इसे तुम रखो और अच्छे से खर्चा करना। मुझे मालूम है तुम बहुत ज्यादा कैपेबल हो, पर मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है ना। बहाना कर उसके बैग में से रिंग निकाल लेता है, तो उसे गिफ्ट देने के लिए लेकर आया था। लू को यहाँ से गुड बाय करने के बाद टिंग भी अपने मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसी तरफ लू अपने असिस्टेंट के साथ मिशन पर निकला होता है। असिस्टेंट पूछता है बॉस क्या आप बीमार हो? आपका फेस इतना ज्यादा रेड क्यों हो रखा है? लू बोलता है पहले तो मैं बीमार नहीं था, पर उस जड़ी बूटियों वाली वाइन को पीकर अब मैं रोज बीमार हो रहा हूँ। ये सुनकर असिस्टेंट तो हंसने लग जाता है। इधर टिंग उस जेमस्टोन को देने के लिए गई होती है, पर लू को तो एड्रेस पहले ही पता चल गया था, इसलिए वो उसका यहाँ पर वेट कर रहा होता है। टिंग उसे पूछती है क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे थे? लू बोलता है तुम्हें मालूम ही है मैं यहाँ पर जेमस्टोन लेने के लिए आया हूँ, तो तुम मुझे दे दो ना। टिंग बोलती है अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझसे लेकर दिखाओ। लू उसे फाइट करने लग जाता है और उसे बोलता है तुम मेरी मैच नहीं हो, जल्दी से मुझे वो जेमस्टोन दे दो। टिंग बोलती है वो मेरी पॉकेट में है। वो फिर से पॉकेट में से स्प्रे निकालकर उसकी आँख पर मार देती है और फिर वो उसका जैकेट भी निकाल लेती है। तुम कितने ज्यादा बड़े वाले इडियट हो ना, ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है और बेचारा लू तो अपनी आंखें पकड़कर रोने लग जाता है। ये मेरा दूसरी बार है। टिंग उस जेमस्टोन को देने के लिए एक बार में आ जाती है। वो चुपके से खाने की डिश की जगह उस बॉक्स को रख देती है, तो ये वेटर उस डिश को उस बंदे के पास लेकर आ जाता है जिसको इस जेमस्टोन को देना था। लेकिन जैसे ही वो बंदा वो बॉक्स खोलता है तो उसमें जेमस्टोन नहीं रिंग होती है जो लू टिंग को देने के लिए लाया था। बंदे को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, मेरे साथ धोखा हुआ है, अभी की अभी इस बार को सील करो। जिसने भी इस फेक चीज को मेरे पास पहुंचाया है वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। इसी तरफ असिस्टेंट लू के साथ होता है। असिस्टेंट बोलता है बॉस मैंने अभी एक लड़की को देखा था जो बिल्कुल भाभी की तरह दिख रही थी। वो बोलता है जरूर तुम्हें गलतफहमी हुई होगी क्योंकि वो तो बिजनेस ट्रिप पर गई है, वैसे भी वो ऐसी जगह पर क्या ही करेगी। ये बोलकर वो वॉशरूम में चला जाता है। यहाँ पर हमें टिंग को दिखाया जाता है जो वॉशरूम से निकल रही होती है, तभी वो उस बंदे को देख लेती है। सोच रही होती है ये सब क्या चल रहा है, क्या मैंने उसे गलत चीज डिलीवर कर दी है। यहाँ पर ये बंदा अपने गार्ड्स को ऑफर दे रहा होता है जो भी उस फीमेल एजेंट को ढूंढेगा मैं उसे 1 मिलियन दूंगा। ये सुनकर टिंग तो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर लू मिल जाता है। लू से बोलता है चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। टिंग उसे देखकर सोचती है भला ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इसने तो मुझे बताया था ये बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है। तभी गार्ड को आता हुआ देखकर वो लू के पास चली जाती है और उसे बोलती है प्लीज मेरी हेल्प कर दो। लेकिन लू उसे अपने आप को किस नहीं करने देता और उसे बोलता है मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। टिंग उसे बोलती है तुम डर क्यों रहे हो, तुम्हारी वाइफ यहाँ पर थोड़ी है। लू बोलता है मेरी वाइफ यहाँ पर नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि मैं उसको पीठ पीछे चीट करूँ।
ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। वो इसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। जब गार्ड्स वहाँ पर आते हैं तो वो टिंग को उन्हें देखने ही नहीं देता। गार्ड्स को बोलता है तुम लोग मुझसे पंगा मत लो, मैं इस बार का ओनर हूँ। ये सुनकर गार्ड्स उससे माफी मांगते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। टिंग उसकी बातें सुनकर सोचती है ये इस बार का ओनर कब बन गया, ये तो एक टीचर था ना, एक बार घर आने दो, इसे मैं सारे सवाल पूछूंगी। टिंग उसे थैंक यू बोलकर जाने लगती है। लू उसे रोक कर बोलता है मैं इस बार का ओनर हूँ, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ तुम हो कौन। वो उसका मास्क हटाने की कोशिश करता है तो टिंग जल्दी से स्प्रे मारकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन ये अपनी आंखों में स्प्रे लगने नहीं देता और बोलता है तीसरी बार तो मैं बच गया। इधर वो सारे गार्ड्स अपने बॉस को आकर बताते हैं वो लड़की हमें नहीं मिल पाई, तो वो सभी पर चिल्ला रहा होता है तुम लोग किसी काम के नहीं हो। इधर लू का असिस्टेंट उसे बताता है उस फीमेल एजेंट ने उस बंदे को असली जेमस्टोन की जगह एक रिंग दे दी, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा है और उसे ढूंढ रहा है। लू बोलता है मुझे यकीन है वो ऐसा कर सकती है क्योंकि यही उसका स्टाइल है। टिंग अपना फेस छुपाते हुए वहाँ से निकल रही होती है, लेकिन लू का असिस्टेंट उसे देख लेता है और इसे डाउट होता है ये वही है, और बॉस भी अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है उस लड़की को पकड़ो। जैसे ये लोग उस लड़की को पकड़ने के लिए आते हैं तो इन्हें पता चलता है वो तो विंडो से कूदकर भाग गई है। तो भी ये सब कुछ देख रहा होता है और ये बॉस उस रिंग को देखकर गुस्सा करने लग जाता है। उस लड़की की हिम्मत भी कैसे हो गई, जेमस्टोन को देने की बजाय इस मामूली सी रिंग को पकड़ा कर चली गई। लू अपनी ही लाई हुई रिंग को देखकर शॉक हो जाता है और जल्दी से अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ से चला जाता है और उसे वो बॉक्स खोलने के लिए कहता है जो उसके पास था और उसमें से तो जेमस्टोन निकल जाता है। देखकर ये दोनों ही शॉक हो जाते हैं। असिस्टेंट बोलता बॉस ये तो उस फीमेल एजेंट के पास होनी चाहिए थी ना। लू उसे बताता है मैंने ये बॉक्स टिंग के बैग में से निकाला था और मैंने उसके लिए एक रिंग खरीदी थी, उसका बॉक्स भी सेम था, मैं गलती से रिंग रखकर जेमस्टोन लेकर आ गया। असिस्टेंट बोलता है इसका मतलब वो फीमेल एजेंट और कोई नहीं आपकी वाइफ है। तो अंदाजा लगाने लग जाता है और बोलता है इसका मतलब शाओ मेरा बेटा है, और अगर वो फीमेल एजेंट मेरी वाइफ है तो उसने तो अभी मुझे बाथरूम में देख लिया था, उसे तो मुझ पर शक हो गया होगा। असिस्टेंट बोलता है बॉस तो अब हम क्या करेंगे, कहीं आप इस जेमस्टोन और अपने बेटे को लेकर यहाँ से भाग तो नहीं जाएंगे ना। तू बोलता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुमने सोचा भी कैसे मैं ऐसा करूँगा, जो मर्जी हो जाए टिंग मेरी वाइफ है और शाओ मेरा बेटा है। और वो सोचने लग जाता है टिंग की सच्चाई का मुझे पता लग गया है तो वो इस शहर से जाने लगेगी, इसलिए वो जल्दी से कार में बैठकर यहाँ से निकल जाता है अपनी वाइफ को रोकने के लिए। इधर घर पर आने के बाद टिंग सोच रही होती है क्या मैंने उसे गलत जेमस्टोन दे दिया, भला वो लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे थे और लू वहाँ पर क्या कर रहा था, वो मुझसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है। अब जो मर्जी हो मुझे अपने बेटे की सेफ्टी के लिए यहाँ से जाना ही होगा। जिसके बाद वो अपने बेटे को लेकर अपनी फ्रेंड के घर जा रही होती है। जैसे ये लोग घर से बाहर निकलते हैं तो लू वहाँ पर पहुँच जाता है। लू टिंग से पूछता है तुम कहाँ पर जा रही थी। टिंग बोलती है मैं तो बस अपने बेटे को स्नैक्स दिलाने के लिए जा रही थी। वैसे तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए और तुम में से ड्रिंक की भी स्मेल आ रही है। असिस्टेंट झूठ बोल देता है एक्चुअली में बॉस को बिजनेस ट्रिप पर जाना था, मैंने इंसिस्ट कर ड्रिंक की पार्टी के लिए ले गया था, वहाँ पर इन्हें अच्छा नहीं लगा तो ये वापस आ गए। टिंग सोचती है यानी कि ये अपनी फ्रेंड की जगह पर वहाँ पर गया था और वो बार इसका नहीं इसके दोस्त का है। और लू जल्दी से शाओ को घर के अंदर लेकर चला जाता है, को बोलता है चलो हम बैठकर डिनर करते हैं। जिसके बाद लू खाना तैयार कर रहा होता है और टिंग इस बारे में सोच रही होती है, लेकिन उसे अभी भी लू पर डाउट हो रहा होता है। मुझे उसका टेस्ट लेना पड़ेगा, कहीं वो सच में सीक्रेट एजेंट तो नहीं है, इसलिए वो उसे जानबूझकर धक्का देती है और खाना लू पर गिर जाता है। टिंग सोचती है भला इतना हैंडसम लड़का सीक्रेट एजेंट कैसे हो सकता है। उसके बाद वो उसे मेडिसिन लगाने के लिए लेकर जाती है। उसके बाद वो प्लान बनाती है कि वो लू को टल्ली करने के बाद उससे सारी सच्चाई निकलवा लेगी। लू को पता होता है कि उसकी वाइफ क्या करना चाहती है, इसीलिए वो ज्यादा ड्रिंक ही नहीं करता, यही ज्यादा पी कर टल्ली हो जाती है। जिसके बाद ये बिना कोई सवाल पूछे सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही वो उठती है वो सोच रही होती है कल तो मैं कुछ नहीं कर पाई, आज मुझे वापस से टेस्ट करना होगा। जिसके बाद वो उसकी तरफ चाकू फेंकने का सोचती है, अगर ये हट गया ना तो मुझे पता चल जाएगा ये सीक्रेट एजेंट है। लेकिन लू भी जानबूझकर नहीं हटता और ये जल्दी से जाकर उसे बचा लेती है। लेकिन अभी भी टिंग को शक हो रहा होता है कहीं ये एक्टिंग तो नहीं कर रहा है। पर हमें उसी बॉस को दिखाया जाता है जो कि ज्वेलरी के स्टोर में पहुंच जाता है और वहाँ के स्टाफ को उसी पर्सन को कॉल करने के लिए बोलता है जिसने ये रिंग खरीदी थी। स्टाफ मेंबर
लू को कॉल कर बहाने से वहाँ पर बुला लेती है। टिंग भी उस बॉस को पहचान कर बाहर से जाकर देख रही होती है। वो बॉस सभी पर चिल्ला रहा होता है, मेरा जेमस्टोन इतना ज्यादा महंगा था, उसकी भरपाई तो तुम लोगों को करनी ही पड़ेगी। वेट करता हूँ, जरूर वो फीमेल एजेंट यहाँ पर आती ही होगी। टिंग भी ये सब सुन लेती है और सोच रही होती है, एजेंट होने के नाते सबसे पहले मुझे अपनी जान बचानी है। यहाँ से भाग जाती हूँ, पर ये बॉस तो यहाँ पर सारी फीमेल स्टाफ को परेशान कर रहा होता है और टिंग से ये सब कुछ देखा नहीं चाहता, तो वो उन्हें बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है। सारे गुंडे से अकेले ही फाइट कर लेती है। बॉस समझ जाता है तुम ही वो सीक्रेट एजेंट हो। उसे बोलता है, ये सब मैं तुम्हारी वजह से ही कर रहा हूँ, तुमने ही पहले रूल को ब्रेक किया है। मैंने तुम्हें जेमस्टोन देने के लिए कहा था, पर तुमने तो मुझे ये फेक सी रिंग दे दी। टिंग बोलती है, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ, मैंने सच में तुम्हें जेमस्टोन ही दिया था। लेकिन बॉस तो धमकी देने लग जाता है, मुझे बता दो कि जेमस्टोन कहाँ पर है, वरना तुम बच नहीं पाओगी। टिंग बोलती है, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने तुम्हें असली वाला दिया था, मुझे नहीं मालूम ये रिंग कहाँ से आ गई। पर बॉस उसकी बात नहीं सुनता और उसे पकड़ लेता है। तभी उनमें से एक स्टाफ वहाँ से भाग जाती है और वो लू से टकरा जाती है और उसे बोलती है, तुम स्टोर के अंदर मत जाना, वहाँ पर बहुत सारे गुंडे आए हुए हैं, इवन कैफे की ओनर भी वहाँ पर फंस गई है। तो बोलता है, तुम जाकर जल्दी से पुलिस को कॉल करो, मैं तब तक अंदर जाकर सब कुछ हैंडल करता हूँ। वहाँ पर लू आ जाता है। वो गुंडे उसे बोलते हैं, तुम चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, मैं दूसरों के मैटर में पड़ने की जरूरत नहीं है। लू बोलता है, आखिरकार मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ, तुम लोगों ने मेरी वाइफ को पकड़ कर रखा है। टिंग उसे बोलती है, तुम यहाँ से चले जाओ। लू बोलता है, अगर मैं यहाँ से चला गया तो तुम्हारा क्या होगा। टिंग बोलती है, हम लोगों के बीच में गलतफहमी हो गई है, मैं जल्दी सब कुछ क्लियर कर वापिस आ जाऊंगी। बॉस तो बोलता है, तुम इस लड़की के हस्बैंड हो ना, तुम्हें भी मार खानी पड़ेगी, और अपने गार्ड्स को उसे मारने का ऑर्डर दे देता है। टिंग तो बहुत ज्यादा डरने लग जाती है, लेकिन लू तो सबको मजा चखा देता है। वो गुंडे बोलते हैं, आखिरकार तुम हो कौन। टिंग बोलती है, मैंने सही अंदाजा लगाया था, ये कोई मामूली पर्सन नहीं है, यही इसकी असली आइडेंटिटी है। और ये बॉस तो डर की मारी यहाँ से भागने लग जाता है और ये लोग इन सारे गुंडों को पकड़ कर बांध देते हैं। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है और इन सारे गुंडों को पकड़ कर ले जाता है। लू उस रिंग को उठा लेता है और टिंग को बोलता है, चलो हम घर चलकर बात करते हैं। टिंग उससे अपना हाथ छुड़वा लेती है और बोलती है, तुमने अब तक मुझसे झूठ बोला है। आने के बाद टिंग लू को अपने घर से निकाल रही होती है। लू उसे बोलता है, मैंने अपनी आइडेंटिटी के अलावा तुमसे और कोई सच नहीं छुपाया है, वैसे तुमने भी तो मुझसे सच छुपाया है ना। टिंग बोलती है, तुम सही बोल रहे हो, हम दोनों ही एक दूसरे के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। लू बोलता है, प्लीज मुझे एक चांस दे दो ना। टिंग बोलती है, भला मैं तुम्हें चांस क्यों दूंगी। लू बोलता है, क्योंकि शाओ मेरा बेटा है। टिंग बोलती है, अच्छा तो 6 साल पहले मैंने तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड की थी, वैसे तुम्हें इस बारे में कब पता चला। लू बताता है, बार में मुझे तुम पर शक हुआ था, फिर मैंने सब अंदाजा लगा लिया था। लू तो यहाँ से जाने के लिए मान ही नहीं रहा होता, इसलिए टिंग बोलती है, चलो मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। इसके बाद वो अपनी दोस्त को कॉल कर बोलती है, शाओ को स्कूल से पिक करने के बाद तुम उसे अपने घर पर ले जाना। इसके बाद वो अपनी दोस्त को बोलती है, मुझे इस शहर से दूर जाना है, और वो उसे लू के बारे में भी सारा सच बता देती है। उसकी फ्रेंड तो शॉक हो जाती है, इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है, तुमने उससे शादी की। टिंग बोलती है, वो नंबर 1 एजेंट है और पता नहीं अब वो मेरे खिलाफ क्या प्लानिंग कर रहा होगा। फ्रेंड बोलती है, हो सकता है वो तुम्हें सच में पसंद करता हो और इसी वजह से उसने तुमसे शादी की हो। टिंग बोलती है, वो एक एजेंट है, वो ऐसा सोच ही नहीं सकता है। दूसरी तरफ उनमें से एक गुंडा पुलिस को मारकर वहाँ से भाग जाता है। इधर लू का असिस्टेंट उसे ट्रिक सिखा रहा होता है कि कैसे वो अपनी वाइफ को मना सकता है। इधर टिंग अपने बेटे के साथ दूसरे शहर जाने के लिए निकल रही होती है, लेकिन तभी लू उसे मनाने के लिए आ जाता है और जल्दी से अपने बेटे को गोदी में उठा लेता है। अब बोलता है, मॉम मैं डैड के साथ रहना चाहता हूँ, प्लीज आप भी ये शहर छोड़कर मत जाओ ना। जिसके बाद ये तीनों अम्यूजमेंट पार्क में आ जाते हैं, जहाँ पर ये तीनों मिलकर बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। वो टिंग को मना ही लेता है, दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। देखकर शाओ तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लगता है मॉम डैड का झगड़ा खत्म हो गया है। अभी वो गुंडा शाओ को बोरी में भरकर उसे वहाँ से लेकर जा रहा होता है। लू और टिंग देखते हैं, उन्हें उनका बेटा कहीं नहीं दिखता, तो वो उसे ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन वो इस बंदे को देखकर समझ जाते हैं। वे उसे रोक कर बोलते हैं, इस बोरी में क्या है। तभी शाओ बोरी से बाहर आ जाता है। लू बोलता है, मेरे बेटे को मुझे वापस कर दो। वो गुंडा बोलता है, मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा। लू बोलता है, तुम्हें जो भी चाहिए वो मुझे बता दो, मैं तुम्हें दे दूंगा। वो गुंडा बोलता है, मेरे लिए पैसों और एक कार का अरेंजमेंट करो। सब लेने के बाद वो शाओ को इन लोगों की तरफ भेज देता है, लेकिन लू को पकड़ लेता है।
तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। और वो उसे पकड़कर अपने साथ कार में ले जाता है। ये दोनों माँ बेटे घर वापस आ जाते हैं। शाओ पूछता है मॉम डैड कहाँ पर हैं? वापस कब आएंगे? लेकिन टिंग के पास तो कोई जवाब नहीं होता और वो किचन में आकर अपने हथियार तैयार करने लग जाती है। लेकिन तभी उसे याद आता है लू ने जाने से पहले कहा था कि वो उसे आकर सरप्राइज देगा। तभी उसे लू का नोट मिल जाता है जिसमें उसने लिखा होता है कि वो उसके साथ धूमधाम से शादी करना चाहता है और पूरी जिंदगी उसी के साथ बिताना चाहता है। टिंग उसकी रिंग पहन लेती है और सोच रही होती है बस अब तुम जल्दी से वापस आ जाओ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। कई दिन बीत जाते हैं। लू वापस नहीं आता तो शैन बहुत ज्यादा दुखी रहने लग जाती है। लेकिन एक दिन लू कैफे में वापस आ जाता है। शैन तो उसे देखकर हक करने लग जाती है, जिसके बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं और दोनों ही अपना एजेंट वाला जॉब छोड़कर नॉर्मल लाइफ बिताने लग जाते हैं। यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे। बाय बाय।